हाँ तो अमा जी, आप 1985 में सबसे यंगेस्ट आपने बताया टीम मेंबर थे, तो कुछ 1985 एक्सपीडिशन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जो 85 का जो एक्सपीडिशन था, तो टीम में सबसे यंगेस्ट मैं ही था। तो मुझे मैं एकदम फिज़िकल फिटनेस में सबसे अच्छा फिटनेस में माना जाता था। और दूसरा मैं दूसरे मुझे यंगेस्ट की उस पर लाया हुआ था। तो मुझे खास करके मतलब एक्सपीरियंस कम था। तो जो हमारा एक्सपीडिशन जो नेतृत्व था, जो ब्रिगेडियर जगजीत सिंह साहब थे, तो उनके नेतृत्व में एक्सपीडिशन चला था। तो कभी भी जब एक्सपीडिशन को सक्सेस करने के लिए खास करके कुछ परसेंट लीडर के हाथ में होता है। खासकर मेन जो होता है वेदर के ऊपर। अगर वेदर साफ रहा, वेदर ने साथ दिया, तो एक्सपीडिशन ज़रूर सक्सेस होता है। और मेंबर आपको नेचुरली स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। तो इसमें कुछ परसेंट लीडर के ऊपर जाता है, कुछ परसेंट ज़्यादातर खास करके जो फेवर करता है वेदर के ऊपर। जो 85 में जब हम आए थे, वो जो नवंबर का महीना था, जो उस समय विंटर एक्सपीडिशन खास कर जैसे विंटर एक्सपीडिशन जैसे माना जाता है, क्योंकि बहुत उस साल जो मौसम था जो था बहुत ही ख़राब रहा था। तो जो हमारा जो एक्सपीडिशन मेंबर्स में कोई कमी नहीं था, मेंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो खास करके जो मैच सक्सेस नहीं होने के कारण, जो उस साल जो तूफ़ान आए थे, स्ट्रॉम आया था, उस कारण से वेदर के कारण से वेदर ने हेल्प नहीं किया, इसलिए एक्सपीडिशन सक्सेस नहीं कर पाया। तो आप उस एक्सपीडिशन में कहाँ तक पहुँचे थे? तो मैं उसमें एक्सपीडिशन में मुझे याद है, मैं 2 बार साउथ कोल तक पहुंचा हुआ था। एक बार जब एक्सीडेंट से पहले जब साउथ कोल फेरी के लिए पहुंचा हुआ था। तो सेकंड टाइम फिर दोबारा आफ्टर जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद फिर दोबारा हम लोगों ने ट्राई किया। तो फिर दोबारा मैं साउथ कोल तक पहुंचा था। तो उस वक्त आपको कैसा लगा कि एकदम 21 साल के होने के बावजूद आप साउथ पोल तक जा पाए? तो अब वो तो हिम्मत तो करना पड़ता है जब एक्सीडेंट होने से। अब जब एक देश के लिए अगर अपने नाम के लिए आते हैं, सक्सेस करवाने जितना हो सके मेंबर्स कोशिश करता है कि हम एक्सपीडिशन सक्सेस होना चाहिए। आखिर वही भगवान के हाथ में, वेदर ने अगर साथ नहीं दे तो नेचर के साथ कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अच्छा, 85 के बाद अब जब एवरेस्ट एक्सपीडिशन 99 में संतोष यादव जी के साथ है, उस वक्त आपका कैसा एक्सपीरियंस है? हाँ, जो 99 जो मिलेनियम इंडियन एवरेस्ट का एक्सपीडिशन चला था, मुझे पता नहीं था कि मैं एचएमआई दार्जिलिंग में एज ए इंस्ट्रक्टर का ड्यूटी कर रहा था। तो मुझे पता नहीं था कि मैं इस एवरेस्ट एक्सपीडिशन में सिलेक्ट हो रहा हूँ, कि कोई पता नहीं था। तो एक दिन अचानक मैसेज आया दार्जिलिंग में कि कर्नल चौहान को कि आप एवरेस्ट इस जो मिलेनियम एवरेस्ट एक्सपीडिशन में सिलेक्ट हैं, आप जाने चाहते हैं कि मिलेंगे से क्या मिलेंगे। तो ऐसा मैंने बोला, ऐसा जब दोबारा चांस मिलता तो क्यों छोड़ना, जब एवरेस्ट एवरेस्ट ही है। तो मैंने यस कर दिया। तो उसके बाद मैं सिलेक्शन के लिए आ गया दिल्ली। तो ऑलरेडी मैं मिसेस संतोष यादव ने मुझे पहले ही सिलेक्ट करके रखा हुआ था। तो ऐसा करते हुए जब एक्सपीडिशन स्टार्ट हो गया, तो जो खासकर जो मैडम ने जो जो कांगशुंग फेस का जो रूट रखा था, वो दुनिया को मालूम है। एक मतलब एवरेस्ट का बहुत ही डेंजर रूट माना जाता है कांगशुंग फेस, जो ईस्ट फेस है। तो उस फेस में हम लोग लकी थे, मौसम ने एकदम साथ दिया। तो खासकर मतलब जब ऊपर से जब पत्थर आते हैं जो कांगशुंग फेस में, तो रॉकेट की तरह आवाज़ आता है, शिव शिव करके आता है और नीचे दब दब करके मारता है। तो उसमें हमारा एक मेंबर्स को, खास करके हम लोग 9 मेंबर थे। तो एक मेंबर को जो पत्थर लगा था, लवराज बोल के था, उसका आंख में पत्थर लगा। वो नेक्स्ट 2 दिन में वो वापस हेलीकॉप्टर से इंडिया वापस आ गया, काठमांडू होते हुए। तो उसमें हमने मतलब हमारा कैंप 2 वॉश आउट हो गया बिल्कुल ही। 24,000 में हमारा कैंप 2 लगा हुआ था। तो उस दिन हम लोग 4 शेरपा और 9 मेंबर थे। तो जो फ्लाइंग विंग बोल के एक जगह है, वो रखा हुआ है। तो वो फ्लाइंग विंग टूट के अगर जो हमारा जो कैंप 2, जब हम कैंप 2 बिल्कुल वॉश आउट हो गया, क्योंकि उस दिन हम लोग कैंप 2 में थे। तो सुबह हमें निकलना था साउथ कोल की तरफ। तो मैडम और एक नरी दामी थे, वो आगे निकल गए थे 4 साढ़े 4 बजे। उसके बाद बाकी हम 4-5 मेंबर 5-6 बजे निकले थे। जैसे हमने फ्लाइंग क्रॉस करके ऊपर निकले थे, तो क्योंकि उस फेस में वाइट आउट होके रखता है। तो जैसे फ्लाइंग हमने क्रॉस कर दिया, तो वहाँ पर जो से अवलांच जो ये टूटता है, आइसफॉल टूटता है, वो आवाज़ आते रहता है। तो जिस दिन हम जा रहे थे, वाइट आउट होके रखा था, दिख नहीं रहा था कुछ भी। जैसे ही जो फ्लाइंग क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद हमने कम से कम 4-5 रोप फिक्स करके रखा हुआ था। तो बहुत ही बड़ा आवाज़ आया उस दिन। तो हमने केयर नहीं किया कि ये फ्लाइंग विंग टूटा होगा, कि ये कि टूट तो रहा है, आवाज़ आते रहता है। तो उस दिन जब हम वो काफ़ी साउथ कोल में जब पहुँचे थे, तो हमारे शेरपा भी साथ थे साउथ कोल में, सामान डंप करके उन्होंने वापस कैंप 2 आना था।
तो कैंप 2 आने के बाद शेरपाओं ने बताया कि मैडम हमारा जो कैंप 2 वॉश आउट है, तो ऑलरेडी वो फ्लाइंग भी टूट के आ गया था। तो कैंप 2 वॉश आउट हो गया, तो मैडम शेरपाओं ने सेट में बताया कि मैडम कैंप 2 वॉश आउट, हम क्या करें, तो क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टेंट नहीं था। तो मैडम ने बोला ठीक है, अभी कैंप 1 की ओर मार्च करो रात को। तो रात को ऐसा करते करते वो शेरपास कैंप 1 में ऐसा करके कैंप 1 में रात के 10-1 बजे कैंप 1 में आ गए। तो इस तरह से हम लोग कभी अवलांच 2-3 बार तो ऐसे बच गए। तो वहाँ अवलांच का भी बहुत मतलब ज़्यादा वो है, अवलांच आते रहता है। तो इसलिए 2-3 बार बाल बचे हम लोग जब साउथ कोल से निकले थे, 3 मेंबर सेलेक्ट हो गए थे वहाँ से, क्योंकि साउथ कोल तक हमारे सब मेंबर पहुँच गए थे एक्सेप्ट लीडर पहुँची थी संतोष यादव भी। तो 27th के नाइट में हम लोग साउथ कोल में पहुँचे। तो 28th को हमने सबमिट करना था। तो रात को हम लोगों में मैडम ने बोला कि 3 आदमी सबमिट करेंगे, क्योंकि हमारा खास करके ऑक्सीजन बोतल का जो रेगुलेटर हो जो फिक्स नहीं हो रहा था, लीक कर रहा था, इसलिए 3 बंदे हम सिलेक्ट हो गए, मैं और जो कुसंग शेरपा और उसका भाई है संगे शेरपा। तो हम तीनों ने रात के 11:15 बजे साउथ कोल से समिट के लिए मार्च किया। तो ऐसा करते हुए हम लोग उसमें थोड़ा सा हमें एडवांटेज मिला। रास्ते में पिछले जो आगे वाला एक्सपीडिशनों का रोप लगा हुआ था, तो जहाँ डिफ़िकल्ट पोजीशन था खास करके हिली स्टेप में, वहाँ पर हम लोगों ने रोप लगाया। इस तरह करके रात को 11 बजे 11:15 बजे हमने मार्च किया। तकरीबन हम सुबह 6:55 में समिट में पहुँचे। तो समिट में जब हम पहुँचते तो अब जो पहले हमारा बत्ती बंद होकर रखा था, समिट में पहुँचते ऐसे और भी खुशी हो गया। जो थकावट था वो बिल्कुल वो और भी खुशी हो गया कि अभी थकावट नहीं, कुछ ऐसे मज़े से पहुँचे। तो धूप लगा हुआ था बिल्कुल ही, तो हवा भी कम था। वहाँ पहुँचने के बाद हमने अपने देश का झंडा निकाला, भारत का झंडा निकाला, फ़ोटो खींचा। तकरीबन आधा पौने घंटा समिट में हमने स्पेंड किया और चारों तरफ का फ़ोटो खींचा। तो इस तरह करके हमने फिर वहाँ से सेट में पास किया, क्योंकि हमारी लीडर साउथ कोल में बैठी हुई थी। तो हमने संतोष मैडम को पास किया कि मैडम हम समिट में पहुँच गए। इस तरह करके काफ़ी फ़ोटो खींचा वहाँ पर। तो पूरा जो खास करके लोत्से उसके सामने, एवरेस्ट के सामने बिल्कुल, जब पहले तो ऐसा लग रहा था कि जब नीचे से साउथ कोल से हम जब मार्च किया कि अभी तक भी, क्योंकि नज़दीक में है लोत्से, ऐसा लग रहा है कि अभी एवरेस्ट से हाइट लोत्से लग रहा है। तो ऐसा करते करते जैसे हम साउथ समिट के पास पहुँचे, तो साउथ समिट के जब आप पहुँचोगे तो लोत्से आपका लेवल में आ जाता है। इस प्रकार से ऐसा करते करते जैसे साउथ समिट हमने क्रॉस किया, तो ऑलरेडी लोत्से डाउन होते गया। तो समिट में पहुँचे तो ऑलरेडी लोत्से डाउन हो जाता है। तो कई मतलब माउंटेनर को ये पता नहीं चलता कि दुनिया मतलब माउंटेनर बोलते हैं कि लोत्से ही हाइट है, लेकिन क्योंकि लोत्से नज़दीक में है, जो पीक एवरेस्ट दूर से देखने से, इस तरह से जब तक आपको साउथ कोल नहीं पहुँचेगा तब तक आपको ये फील नहीं होता है कि ये लोत्से हाइट में है। तो इस तरह करके एवरेस्ट टॉप में पहुँचे तो हम लोगों को बड़ा खुशी हुआ। तो इस तरह से हमने समिट विजय पाई और आधा पौने घंटे के बाद हम लोगों ने वहाँ से वापस साउथ कोल की ओर मार्च किया। तो तकरीबन हमें साउथ कोल से एवरेस्ट टॉप पहुँचने के लिए तकरीबन 8 घंटा लगा। तो इस तरह करके हमारा जो सक्सेस एक्सपीडिशन तो जो था मिलेनियम इंडियन एवरेस्ट का, वो सक्सेस रहा। हाँ, ज़रूर करेगा सहायता। तो जब भी कोई भी आदमी आगे पहले एवरेस्ट करता है तो सेकंड टाइम आता तो उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि इस बार का जो टीम है हमारी, जो अभी इस बार का जो सिलेक्शन टीम किया कर्नल कुमार साहब ने, तो मुझे पता है कि ये जो टीम है, क्योंकि मेरे साथ पहले भी काफ़ी इन्होंने एक्सपीडिशन किया हुआ लड़कों ने, तो बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़के हैं, सब मेंबर्स बहुत तगड़े हैं। हमारी जो टीम सिलेक्शन हुई है बहुत तगड़ा टीम है। मुझे उम्मीद है पक्का सक्सेस होगा। और आगे का रास्ता मुझे पूरा याद है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे को खास करके जो रास्ता गुम होने का चांसेस साउथ कोल से ऊपर रहता है। तो नेचुरली साउथ कोल में हम पहुंच जाएंगे, तो साउथ कोल में तक तो एक रास्ता है। साउथ कोल के बाद जब जो रास्ता है, तो जो आगे आदमी जिसको पता होता है पहले, उससे काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी भगवान की दया से हम लोग साउथ कोल में मौसम साफ़ रहा, तो आगे का रास्ता मुझे पूरा मालूम है अप टू समिट तक। तो कैसे मेंबर्स को ले जाना है मुझे मालूम है, तो इसमें हमें धोखा नहीं मिलेगा। और भगवान से हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि जो आगे का रास्ता है हमें अच्छा मिले और सक्सेसफुल रहे। कैसा लगा, आपकी फैमिली को कैसा लगा? आपको पता ही है, घर वाले तो थोड़ा सा परेशानी रहते ही हैं। तो फैमिली बोलती है कि अभी बार बार आप एक्सपीडिशन मत जाओ, पहले भी अभी एवरेस्ट चढ़ चुका है, फिर दोबारा मत जाओ, जाने से भी बोला बेस कैंप तक जाओ।
लेकिन जो एक माउंटेनियर का जो दिल होता है वो मानता नहीं, जब पहाड़ के सामने आता तो पहाड़ के सामने पहाड़ चढ़ने का दिल ही करता ही है। तो इस प्रकार से मैं मिसेस को बोलते रहता हूँ कि तुम डरो मत, ये पहाड़ चढ़ना हमारा काम है, तो जो होना है, जो कुदरत में जो भगवान ने जो करना है वो तो करना ही है। तो इस तरह से मैं मिसेस को ऐसे बोलते रहता हूँ कि हम ठीक हैं, बेस कैंप में जब मैं यहाँ से फ़ोन करता हूँ पूरा टीम ओके है, मैं ठीक हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फैमिली बोलती है कि ठीक है। उसको बेचारे को मालूम नहीं होता है कि हम एवरेस्ट की बेस कैंप में है, उसको बेस कैंप क्या चीज़ होता है बेचारे को मालूम नहीं होता। तो इस तरह से वो सब कुछ भगवान की पर है। तो जैसे आप ये जानते हैं कि काफ़ी ख़तरनाक है कॉम्बो फॉल एवरेस्ट का ट्रैक, काफ़ी ख़तरनाक है, फिर भी आपकी फैमिली नहीं चाहती, फिर भी आप अपने आप ही ये आपने खुद चूज़ किया है कि नहीं मैं जाऊंगा। आपको कभी डर नहीं लगा कि कुछ मुझे हो गया तो मेरी फैमिली को क्या होगा? हाँ, डर तो लगता ही है, लेकिन जब एक बार सेलेक्ट होकर आते हैं, अपने देश के लिए आते हैं, खास करके जब एक्सपीडिशन में जब आ जाते हैं तो एक मुद्दा होता है सक्सेस करने का। अगर चीफ ऑफ ऑर्डिनेंस स्टाफ, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े लोग जो फ्लैग ऑफ के आपको भेज देते हैं कि एक्सपीडिशन के लिए, तो अगर सक्सेस होकर जाने से तो पता है आपको सबको खुशी होती ही है। तो अनसक्सेस होकर जाने से फिर थोड़ा सा दिल नहीं मानते, सबको बुरा फील होता है। तो इसलिए हम जो फ्लैग ऑफर की भेज देते हैं तो सक्सेस करवाना हमारा काम होता है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब एक बार हम एज एडवेंचर में आ गए, माउंटेनिंग में आ गए, तो पीछे हटने के काम नहीं होता है, जो कि वो हमेशा आगे ही सक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी फैमिली, अगर आपको कुछ हो गया तो? अभी फैमिली को क्या बताएं, फैमिली को तो हमारा काम होता है, फैमिली को हम ऐसे झूठ मूठ बोल कर भी ठगा के रख देते हैं कि हम बस ठीक है, बेस कैंप में हैं, को आगे नहीं जा रहे हैं। तो उसको पता नहीं होता बेचारे को, क्या वो बेचारे को मालूम नहीं होता है। तो जब वो तो नेचुरली अभी जो होना है अभी वो हो जाता है, लेकिन जब तक उसका हम अपने उस मुँह से उसको ऐसे ही दिल थमा के रख देते कि फ़िक्र मत करो, हम ठीक हैं। तो जब हम सेफ चले गए तो वो भी अगर सक्सेस हो गया तो खुशी तो होना ही है। अगर जब कुदरत जब नेचुरल में जो होना है तो फिर तो कुछ कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, जब हम एक बार फौज में आ जाते हैं तो एक बार ट्रेनिंग करके रगरूटी ख़त्म करने के बाद कसम खा लेते हैं कि जब अपना जान जाएगा तो जान देना ही पड़ेगा, डर पीछे हटने की कोई बात नहीं होता है। जब हम कसम खाते हैं तो इस तरह से वही हिसाब है, जब लड़ाई लग जाता है जवान पीछे हटता नहीं है और भी जोश आ जाता है अपने जान को परवाह न करते हुए। खास करके अभी आपने देखा है करगिल की, उसमें कई जवानों ने अपना आत्मा बिना डरे हुए अपना जान को आत्महत्या कर दिया, मतलब न्योछावर कर दिया। तो इस तरह से एडवेंचर में हम जब आते हैं, जब एक एडवेंचर की लाइफ में आ जाते हैं, माउंटेनियरिंग में आ जाते हैं, तो हमारा एम जो असली रहता है जो सक्सेस करने का, पीक में पहुंचने का। अगर जो पीक में नहीं पहुंचा, जो कुदरत ने करना है वो करना ही है, उसके लिए हम डरते नहीं हैं। तो जो हमने सक्सेस करना है करना है।